तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इधर ट्रियम मिनिस्टर भाटिया के घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मगर इतनी कि कोई भी इंसान आराम से भीग सकता था। तभी एक बॉडीगार्ड ट्रियम को बाहर निकलते देख तुरंत ही छाता लेकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। इस वक्त ट्रियम ने ब्लैक कलर मास्क अपने चेहरे पर लगाया हुआ था, जिससे कि उसका सफ़ेद रंग और निखर कर आ रहा था। तभी ट्रियम का फ़ोन बजा और फ़ोन पर शो हो रही नाम को देखते ही उसने कॉल रिसीव कर लिया। थोड़ी ही देर में ट्रियम बात करते करते बिल्डिंग के मेन गेट की तरफ गया। बात करते हुए उसे एहसास हुआ कि वो किसी से टकरा गया। जब उसने सामने देखा तो एक पल को तो वो खो ही गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि हमारी अदिति ही खड़ी थी, जो शायद जॉगिंग करके आ रही थी। इस वक्त अदिति बला की खूबसूरत लग रही थी कि ट्रियम की आंखें भी उसकी खूबसूरती में खो सी गई थी। अदिति दूधिया रंग की नीली चंचल आंखों वाली लड़की थी। उसके भूरे हाईलाइट बाल उसकी कमर को बार बार चूम रहे थे। अदिति ने इस वक्त सिर्फ एक पतली शॉर्ट टी शर्ट पहनी हुई थी, जो कि बारिश में भीगने की वजह से उसके शरीर से चिपक गई थी, जिससे कि उसकी ब्लैक कलर की इनर वेयर उसके सीने को एक परफेक्ट लुक दे रही थी। अदिति को देखकर ट्रियम की धड़कनें आज पहली बार सामान्य से बहुत तेज धड़क रही थी, जिसे खुद ट्रियम भी महसूस कर पा रहा था। आज शायद ट्रियम को पता चला होगा कि उसके पास भी दिल नाम की कोई चीज़ है। ट्रियम खुद बहुत हैरान था कि उसने तो कितनी सारी लड़कियों के साथ रात गुजारी थी, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर आज ही क्यों उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। ट्रियम इन सब ख्यालों को झिटक कर आगे जैसे ही बढ़ता है तो उसने देखा कि अदिति अभी तक बिना पलक झपकाए सिर्फ उसी को देखे जा रही थी। इधर अदिति जब ट्रियम से टकराई तो उसने अपने सामने देखा कि एक खूबसूरत सा नौजवान, जिसके कंधे तक वेल शेप कटे बाल थे, गोरे रंग पर क्लीन शेव, सुर्ख लाल होंठ वाला सुंदर इंसान खड़ा था। उसके सिक्स पैक एब्स इतने अच्छे थे कि उसकी ड्रेस के ऊपर से उसके मसल्स साफ दिख रहे थे। अदिति तो मानो पूरी तरह से ट्रियम में खो सी गई थी। ट्रियम ने जब अदिति की नजरों का पीछा किया तो पाया अदिति एकटक बस उसके चौड़े गोरे सीने को देखे जा रही है। आज जिंदगी में शायद पहली बार ट्रियम किसी लड़की की नजरों से असहज हुआ था। वो मदहोश सी उसके सीने की ओर एकटक देखने की कोशिश कर रही थी, मगर शर्ट की बटन ने उसके सीने को छिपा लिया था, जो अदिति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए अदिति आगे बढ़कर ट्रियम के शर्ट के ऊपर की दो बटनों को खोलना चाहती थी। ट्रियम ने तुरंत उस लड़की की हरकत को भांप लिया और बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, "ऐ, ये क्या कर रही हो तुम पागल हो क्या? यूं सरेआम एक आदमी की इज्जत पर हौंथ डालते हुए शर्म नहीं आ रही? पीछे हटो, पीछे।" गार्ड्स। ट्रियम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सभी बॉडीगार्ड्स अपना मुंह दबाए हंस रहे थे। अब भला हंसे भी क्यों ना, एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर ट्रियम सिंह शेखावत एक लड़की से जो घबरा रहा था। ट्रियम ने एक नज़र उन बॉडीगार्ड्स की ओर घूरकर देखा तो सभी बॉडीगार्ड्स चुप हो गए। उनमें से एक ट्रियम के सामने आ गया। जब अदिति को ट्रियम की सेक्सी हार्ड बॉडी को देखने में खलल पड़ी तो उसने सामने देखा कि एक गोल मटोल सा इंसान आकर उसके और ट्रियम के बीच खड़ा हो गया, जिसका पेट फुटबॉल की तरह बाहर निकला हुआ था। अदिति उसे बुरी तरह घूरने लगी, तभी उसके दिमाग में एक खुराफात आइडिया आया। अब अदिति उस फुटबॉल जैसे आदमी के पैंट की तरफ देख रही थी। अदिति के इस तरह उसकी पैंट की तरफ देखने से वो बॉडीगार्ड भी बेचारा असहज हो गया, मगर उसने अपनी असहजता को छिपाते हुए अदिति की तरफ देखकर पूछा, "मैडम, आप इस तरह मेरी पैंट की तरफ क्या देख रही हैं?" अदिति के इस तरह उसकी पैंट की तरफ देखने से वो बॉडीगार्ड भी बेचारा असहज हो गया, मगर उसने अपनी असहजता को छिपाते हुए अदिति की तरफ देखकर पूछा, "मैडम, आप इस तरह मेरी पैंट की तरफ क्या देख रही हैं?" अदिति उस गार्ड को घूरते हुए बोली, "पहले तो तुम अपना पैक साइड में रखकर बात करो, और हाँ, कम खाया करो, किसी दिन फट जाओगे।" बस इतना सुनना था कि सारे बॉडीगार्ड्स जो अब तक मुंह दबाए हंस रहे थे अब सब खुलेआम हंस रहे थे, यहाँ तक कि ट्रियम भी। जैसे ही उस गार्ड ने अदिति की बात सुनी तो उसने फिर से ट्रियम को आगे कर दिया और वह खुद जाकर ट्रियम के पीछे छिप गया, और बाकी के बॉडीगार्ड्स भी अपनी इज्जत पर हौंथ रखकर पीछे की तरफ मुड़ गए ताकि अदिति उन पर कोई टिप्पणी ना कर पाए। ट्रियम, जो कि हंस रहा था, उस बॉडीगार्ड के आगे करने पर उसकी हंसी जैसे गायब सी हो गई।
फिर भी त्रियम सख्त लौंडो था। वह अपना एटीट्यूड बरकरार रखते हुए अदिति से जैसे कुछ बोलने वाला था कि उसने देखा कि अदिति तो वहां है ही नहीं। जब त्रियम ने आसपास देखा तब भी अदिति नहीं थी। अचानक ही त्रियम की नज़र अपने नीचे गई तो उसने देखा कि अदिति पेट के बल लेटे उसे दंडवत प्रणाम करते हुए बोली, हाय मेरे सपनों का राजकुमार, मेरा कामदेव आज मेरे सामने खड़ा है, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। त्रियम अदिति की बात सुनकर हड़बड़ा गया। उसने देखा कि रास्ते से गुजर रहे लोग उसी की तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। त्रियम को उन लोगों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उनकी नज़रें अदिति के ऊपर ही थी और ये देखकर त्रियम अदिति से बोला, देखो तुम जो कोई भी हो, मुझसे दूर रहो समझी, और ये क्या कर रही हो, उठो, अभी के अभी उठो। त्रियम ने जैसे ही लेटी हुई अवनी को जमीन से उठाने के लिए छुआ तो त्रियम की बॉडी को तो जैसे झटका ही लग गया। उसने अदिति को तुरंत वैसे ही छोड़ दिया और उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। अदिति त्रियम के छोड़ने से फिर से जमीन पर फैल गई। फिर त्रियम को घूरते हुए अपने कपड़े साफ करने के लिए जैसे झुकी तो त्रियम की नजर अदिति के गोरे सीने पर पड़ी, जहां पर एक गहरा काला तिल दिखाई दे रहा था। अदिति हल्की मोटी थी तो जिससे उसका बदन भी पूरा भरा हुआ दिख रहा था। ये देख त्रियम ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और अपना कोट उतारते हुए अदिति के सामने आकर उसके ऊपर डाल दिया। त्रियम की अचानक इस हरकत से अदिति थोड़ी घबरा गई, मगर जैसे ही उसे कुछ समझ में आया तो उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। अपना कोट अदिति को पहनाते हुए त्रियम जैसे ही जाने को हुआ तो अदिति ने उसका पीछे से ही हौंथ पकड़ लिया। त्रियम के हौंथ को पकड़ने भर से अदिति के निचले हिस्से में फ्लिटरिंग होने लगी। उसने तुरंत ही उसका हौंथ छोड़ दिया। इधर त्रियम अदिति के हौंथ पकड़ने से पीछे मुड़ा और अदिति की तरफ सवालिया नजरों से अपनी एक आईब्रो उठाकर देखने लगा, मानो जैसे पूछ रहा हो कि क्या है। अदिति त्रियम के पीछे मुड़ने से उसके पास आई और फिर एक नजर उसके चेहरे को देखकर उसकी पूरी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी, मानो अदिति अपनी ही नजरों से त्रियम की बॉडी को स्कैन कर रही हो। त्रियम अदिति को अजीब सी नजरों से देखते हुए बोला, What are you doing? तुम क्या करना चाह रही हो? अदिति त्रियम के सीने की ओर फिर से देखते हुए, तुम कितने हॉट हो, तुम्हारा सीना तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर अदिति त्रियम के सीने को अपने दोनों हाथों से दबाने लगी। अदिति की इस हरकत से त्रियम के चेहरे पर लाली छा गई। उसका शरीर अदिति की छुअन से अकड़ने लगा था। त्रियम ने तुरंत अदिति से अपने आप को छुड़ाया और अपनी गाड़ी की ओर जल्दी से बढ़ गया। फिर त्रियम को एहसास हुआ कि उसके बॉडीगार्ड्स तो यहाँ हैं ही नहीं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सारे गार्ड्स भाग गए थे। सिर्फ उसका एक खास आदमी नाग उसकी कार के पास खड़ा था और उसने अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को ढक रखा था। फिर त्रियम की नजर अदिति पर पड़ी, जो उसे ही आंख मारकर फ्लाइंग किस दे रही थी। ये देख त्रियम ने अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को नॉर्मल कर वहां से तुरंत बिजली की रफ्तार से गायब हो गया। त्रियम के यूं इस तरह से भागने से अदिति की हंसी छूट गई। फिर वह हंसते हंसते बोली, वाह व्हाट अ सेक्सी मैन। फिर अदिति की नजर त्रियम के रखे कोट पर गई तो उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। वह शायरी करते हुए खुद से ही बोली, एक चाहत जगी है दिल में, जरा नजदीक से तुझे चाहने की, तेरी गोद में सर रख कर तेरे ही ख्वाबों में खो जाने की, दिल। इतना कहकर अदिति तुरंत ही अपने घर की ओर बढ़ गई, मगर इस बात से अनजान की कोई दो जोड़ी आंखें उसे ही घूर रही थीं। इधर अदिति त्रियम के ही बारे में सोचते हुए अंदर जा रही थी। उसे वह काफी ज्यादा पसंद आ गया था। फिर वह खुद को चपेट लगाते हुए बोली, यार अदिति तू ना कभी नहीं सुधरेगी। अब देखो तेरा वो नया वाला क्रश भी अपना पीछा छुटा के भाग गया। वैसे मैंने भी क्या गलत किया था, मुझे उसका चौड़ा खली जैसा सीना पसंद आ गया तो बस मैंने उसे छू लिया और क्या। खैर जो भी वो सोचे मुझे क्या, अब तो उसे पूरी जिंदगी मुझे ही झेलना है। पर देखो जरा मेरी फूटी किस्मत, उसे तो त्रियम को रोमांस का आर भी नहीं आता। मेरे बच्चे कैसे इस दुनिया में आएंगे। चल अदिति तुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, शायद इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर अदिति आगे बढ़ते हुए बोली, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं उससे सच में मिली और मैंने उसका सीना भी टच किया था। लेकिन ये तो गलत बात है ना, मैंने उसका सीना टच कर लिया मगर उसने मेरा नहीं टच किया। खैर जाने दो, अगली बार टच करवा लूंगी। वैसे उसके कितने पैक होगे। अदिति खुद से ही बड़बड़ाते हुए अंदर जा रही थी कि तभी उसकी ताई उसके पास आई और बोली,
बेबी जी, ये क्या तुम खुद से ही बड़बड़ाते हुए जा रही हो? खैर जाने दो, ये बताओ आज खाने में क्या खाओगी? अदिति खुद से ही बड़बड़ाते हुए अंदर जा रही थी कि तभी उसकी ताई उसके पास आई और बोली, बेबी जी, ये क्या तुम खुद से ही बड़बड़ाते हुए जा रही हो? खैर जाने दो, ये बताओ आज खाने में क्या खाओगी? अदिति की मां रागिनी जी के टाइम से ताई भाटिया हाउस में खाना बनाने का काम करती थी, मगर रागिनी जी के गुजर जाने के बाद ताई ने ही अदिति को संभाला था और उसे एक मां का प्यार भी दिया था। अदिति ताई की बात से होश में आते हुए बोली, ताई मुझे तो आज बिरयानी खाने का मन है, तो आप वही बना दीजिए। ताई, नहीं बेटा, आज सोमवार है तो घर में मांस मछली बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अदिति ताई से अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप पास्ता या फिर पाव भाजी बना दीजिए। ताई फिर से अदिति की बात काटते हुए बोली, नहीं बेटा, इन सब चीजों को खाने से तुम कमजोर हो जाओगी, ये सब चीजें सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए और कुछ बताओ। ऐसा करो, तुम रहने दो, मैं दाल सब्जी ही बना लेती हूँ। इतना कहकर ताई किचन की तरफ चली गई। अदिति का दिमाग अब ताई की बात सुनकर बुरी तरह खराब हो चुका था। वह खुद से ही बोली, जब खाना अपने मन का ही बनाना होता है तो फिर मेरे साथ ये रोज होटल होटल क्यों खेला जाता है? अदिति का दिमाग अब ताई की बात सुनकर बुरी तरह खराब हो चुका था। वह खुद से ही बोली, जब खाना अपने मन का ही बनाना होता है तो फिर मेरे साथ ये रोज होटल होटल क्यों खेला जाता है? इतना कहकर अदिति अपने कमरे में चली गई और फिर थोड़ी ही देर में जब फ्रेश होकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वह दौड़कर टेबल की तरफ आई और अपने पापा मिस्टर भाटिया के गालों पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग हैंडसम। मिस्टर भाटिया, अरे वेरी गुड मॉर्निंग गुड़िया, आज तो काफी खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। अदिति मिस्टर भाटिया से, कुछ नहीं डैड, फिर त्रियम की सेक्सी फिगर को याद करके। वो क्या है ना डैड, आज मॉर्निंग काफी हॉट हॉट हुई थी, बस इसीलिए। मिस्टर भाटिया असमंजस की स्थिति में बोले, हॉट हॉट से तुम्हारा क्या मतलब हुआ? कहीं तुमने फिर से तो किसी लड़के को छेड़ तो नहीं दिया है ना? क्या पता फिर से कोई शिकायत लेकर आ जाए तुम्हारी, इसलिए जिसको छेड़ कर आई हो पहले ही बता दो। अदिति झेपते हुए फिर मासूम सा फेस बनाकर बोली, नहीं नहीं डैड, भला मैं लड़कों को क्यों छेड़ने लगी? मैं तो बस उनकी खूबसूरती की थोड़ी तारीफें कर देती हूँ बस। भलाई का तो जमाना ही नहीं, बताओ भला। अदिति झेपते हुए फिर मासूम सा फेस बनाकर बोली, नहीं नहीं डैड, भला मैं लड़कों को क्यों छेड़ने लगी? मैं तो बस उनकी खूबसूरती की थोड़ी तारीफें कर देती हूँ बस। भलाई का तो जमाना ही नहीं, बताओ भला। मिनिस्टर भाटिया से अब और ज्यादा अवनी की मासूमियत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे। तभी अदिति की नजर कॉफी टेबल पर पड़ी, तो उसने चाहते हुए बोला, डैडी, ये सब मिठाई वगैरह कौन लाया है? मिस्टर भाटिया, आज मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है तो ये उसी का इनविटेशन है, और तुम रात को मेरा इंतजार मत करना और खाना खाकर सो जाना बिना किसी को परेशान करे, समझी? मिनिस्टर भाटिया फिर कुछ सोचते हुए बोले, तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? रोज वहां से फोन आता है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हारा प्रिंसिपल मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। अदिति क्यूट सा फेस बनाकर, अरे डैड, मुझे कॉलेज जाने की क्या जरूरत? आखिर मैं इतनी अमीर जो हूँ, और फिर वैसे भी आपका सब कुछ मेरा ही तो है। इतना तो है ही हमारे पास की जिंदगी भर बैठकर आराम से खा सकते हैं, और फिर वैसे भी ये पढ़ाई लिखाई बेकार है, बिना पढ़े ही मेरे अंडर पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। मुझे तो बस डांसर बनना है और कुछ नहीं। मिनिस्टर भाटिया अब तक तो अपनी बेटी को अच्छे से समझ गए थे कि इसे समझाना मतलब दीवार पर सर फोड़ना। फिर अपने मन में बोले, रागिनी जी, आपने क्या खाकर इसे पैदा किया था? पता नहीं क्या होगा इसका। मिनिस्टर भाटिया अब तक तो अपनी बेटी को अच्छे से समझ गए थे कि इसे समझाना मतलब दीवार पर सर फोड़ना। फिर अपने मन में बोले, रागिनी जी, आपने क्या खाकर इसे पैदा किया था? पता नहीं क्या होगा इसका। नाश्ता करके अदिति झट से अपने कमरे में पहुंच जाती है और मिनिस्टर भाटिया जनता के दुखों का निवारण करने के लिए सदन की ओर बढ़ गए। प्रिया गैलेक्सी में आज धड़ाधड़ तैयारियां चल रही थीं। आखिर उनके इकलौते बेटे त्रियम को माफिया वर्ग की गद्दी जो सौंपी जा रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई और मेहमानों का आना भी शुरू हो गया।
आज जहां देखो वहां काफी नामचीन हस्तियां दिखाई दे रही थीं। पार्टी का अरेंजमेंट शहर के सबसे बड़े और खूबसूरत होटल प्रिया गैलेक्सी में रखा गया था, जो कि त्रियम की मां मिसेज प्रिया रघुवंश सिंह शेखावत के नाम पर रखा गया था। प्रिया गैलेक्सी को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। डिम लाइटों की वजह से जगह की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। गैलेक्सी के बाहर भारी संख्या में प्रेस रिपोर्टर्स मौजूद थे, जिन्हें बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स रोकने की कोशिश कर रहे थे। आज पूरे देश में इस पार्टी की ही चर्चा चल रही थी। दादा और त्रियम ट्विटर पर बड़ी ही तेजी से ट्रेंडिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड जगत से भी कई सारी मशहूर हस्तियों को और राजनीति के सभी नेताओं को बुलाया जो था। इस ग्रैंड पार्टी में आने वाले खास मेहमानों का वेलकम दादा और मिसेज प्रिया खुद कर रहे थे। तभी अचानक से कई सारी लाला बत्तियों वाली गाड़ी मेन गेट की तरफ रुकी तो सभी रिपोर्टर फोटो खींचने के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लगे। उन सफेद गाड़ियों में मिनिस्टर रणविजय भाटिया सफेद कुर्ता पजामा में बाहर निकले। उनके साथ ही कई सारे बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स भी थे, जो मिनिस्टर रणविजय भाटिया के अंदर जाते ही बाहर रुक गए थे। होटल के एंट्रेंस पर पहुंचकर मिनिस्टर साहब ने दादा की तरफ एक झलक भी नहीं देखी और वो उनको इग्नोर करते हुए सीधा अपनी मुन्हाबोली बहन प्रिया जी से मिलकर अंदर पार्टी की ओर चले गए। इस ग्रैंड पार्टी में आने वाले खास मेहमानों का वेलकम दादा और मिसेज प्रिया खुद कर रहे थे। तभी अचानक से कई सारी लाला बत्तियों वाली गाड़ी मेन गेट की तरफ रुकी तो सभी रिपोर्टर फोटो खींचने के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लगे। उन सफेद गाड़ियों में मिनिस्टर रणविजय भाटिया सफेद कुर्ता पजामा में बाहर निकले। उनके साथ ही कई सारे बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स भी थे, जो मिनिस्टर रणविजय भाटिया के अंदर जाते ही बाहर रुक गए थे। होटल के एंट्रेंस पर पहुंचकर मिनिस्टर साहब ने दादा की तरफ एक झलक भी नहीं देखी और वो उनको इग्नोर करते हुए सीधा अपनी मुन्हाबोली बहन प्रिया जी से मिलकर अंदर पार्टी की ओर चले गए। पार्टी हॉल के बाहर हर किसी की चेकिंग की जा रही थी। पूरी गैलेक्सी पर बॉडीगार्ड्स ने अपनी पैनी नजर बना रखी थी, ताकि कोई भी दुश्मन उन तक पहुंचकर हमला ना सके। दादा के सभी आदमी हाई अलर्ट पर पहरा दे रहे थे, क्योंकि त्रियम ने उन सब को ऑर्डर दे रखा था कि अगर उन्हें किसी पर भी जरा सा शक हो तो उसे सीधा गोली से उड़ा देना। इसलिए पार्टी में मौजूद हर शख्स का दादा के आदमी, जो वेटर बनकर सब पर नजर रख रहे वे पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों की सेफ्टी का ध्यान रख रहे थे। कुछ ही देर बाद अचानक से ब्लैक स्पोर्ट कार रेड कारपेट पर आकर रुकी तो सारे रिपोर्टर एक झलक देखने के लिए बेकरारी से उस कार में बैठे शख्स का बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। कार के रुकने पर त्रियम जैसे ही बाहर निकला तो सारे बॉडीगार्ड्स उसको कवर करके पार्टी हॉल तक ले गए, क्योंकि त्रियम को लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था। फिर भी रिपोर्टरों ने त्रियम की आड़ी टेढ़ी फोटो खींच ही ली थी। त्रियम के आते ही पार्टी जोरों शोरों से शुरू हो गई। तभी थोड़ी ही देर बाद पार्टी की थीम भी अनाउंस की गई, जिसमें सभी को अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाना था। अनाउंसमेंट होने के बाद एक फ्लैशलाइट बार काउंटर पर अपने हाथों में जाम वाइन का ग्लास लिए लड़की पर पड़ी। उसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसका नेक पूरी तरह से कवर था, लेकिन ड्रेस की फिटिंग अच्छी होने की वजह से वो लड़की किसी शोक हसीना से कम नहीं लग रही थी। उस लड़की का नाम जोया था, जो कि त्रियम की गैंग की राइट हैंड थी और वह त्रियम को मन ही मन बेहद पसंद करती थी। त्रियम के आते ही पार्टी जोरों शोरों से शुरू हो गई। तभी थोड़ी ही देर बाद पार्टी की थीम भी अनाउंस की गई, जिसमें सभी को अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाना था। फ्लैशलाइट पड़ते ही वो अपना पैर दूसरे पैर के ऊपर करके बार काउंटर पर बैठ गई और तभी उसने गाना शुरू किया। हादसों के इस शहर में नाच कोई आएगा, खोल देगा राज या फिर राज खुद बन जाएगा। गाने की आवाज सुनते ही पार्टी में मौजूद सभी सदस्य बार काउंटर की ओर देखने लगे। फिर जोया बार काउंटर पर खड़ी होकर उस पर अपनी हाई हील से चलते हुए आगे की लाइन गाने लगी। रात की आगोश में ये राज रहने दीजिए, कीजिएगा कल खुलासा आज रहने दीजिए। फिर जोया एक ही झटके में अपने वाइन के ग्लास को पी जाती है और फिर अपनी नशीली आंखों से त्रियम को देखते हुए स्टेज के बीचों बीच जाकर अपनी पैरों से गन निकालते हुए पार्टी में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए आगे की लाइन गाती है। फिर जोया एक ही झटके में अपने वाइन के ग्लास को पी जाती है और फिर अपनी नशीली आंखों से त्रियम को देखते हुए स्टेज के बीचों बीच जाकर अपनी पैरों से गन निकालते हुए पार्टी में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए आगे की लाइन गाती है।
है कोई परवाना यहाँ जो जान पे अपनी खेलेगा, आशिकी में हो के फना, बाहों में शमा को ले लेगा। फिर त्रियम स्टेज की तरफ जाकर उससे गन छीनते हुए जोया की तरफ बढ़कर उसके बदन को हर जगह छूकर डांस करते हुए आगे की लाइन गाता है। कितनी हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। फिर त्रियम जोया को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और उसके सीने को अपने सीने से रब करते हुए आगे की लाइन गाता है। इत्र की शीशी ये जहां भी खुल जाए, हवा में घुल जाए, दिल जोगी दा हर फन मौला। फिर त्रियम जोया को अपनी बाहों में उठाकर उसके पैरों को अपनी कमर के चारों ओर लपेटता है, तो जोया त्रियम के ऐसा करते ही उल्टा होकर उसकी बाहों में झूलने लगती है। संगीत फिर शाशा त्रियम की गोद से उतरकर अपने हाथों को उसके हाथों को अपने जिस्म पर फिराते हुए अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाते हुए आगे की लाइन गाती है। संगीत आए तो कई करने इधर, दिल ए बेकरार की दवा, शब से शहर होते ही मगर बारी बारी सारे हो गए हवा। फिर त्रियम अपने हाथों को जोया से हटाकर उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए जोर से खींचता है, जिससे दर्द के मारे जोया अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर त्रियम डेविल स्माइल पास करते हुए आगे की लाइन गाता है। शब के अंधेरे में जन्नत दिखाने वाला, मैं तो सवेरे भी दिल ना दुखाने वाला। फिर त्रियम ने जोया को गोल गोल घुमाते हुए अपने बाहों में कसकर जकड़ लिया, जिसकी वजह से जोया की आह निकल गई, मगर म्यूजिक की आवाज तेज और लाइटें कलरफुल होने की वजह किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे जोया त्रियम से दूर होने की कोशिश करती है, तो त्रियम उसका हाथ पकड़कर फिर अपने सामने कर पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए आगे की लाइन गाता है। फिर त्रियम ने जोया को गोल गोल घुमाते हुए अपने बाहों में कसकर जकड़ लिया, जिसकी वजह से जोया की आह निकल गई, मगर म्यूजिक की आवाज तेज और लाइटें कलरफुल होने की वजह किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे जोया त्रियम से दूर होने की कोशिश करती है, तो त्रियम उसका हाथ पकड़कर फिर अपने सामने कर पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए आगे की लाइन गाता है कि मेरी बाहों में रात जो गुजरे वो उम्र भर जैसी है, दिल जोगी दा हर फन मौला। फिर त्रियम धीरे से जोया के कान में बुदबुदाते हुए बोला, अगर 2 बार तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मेरा अगला शिकार तुम होगी, दिल जोगी दा हर फन मौला। जोया त्रियम की वार्निंग सुनकर डर सी गई, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। तभी त्रियम जोया को एक बार झटके से उसे खुद से दूर करके एक बार फिर उसे अपने पास घसीटा, जिससे जोया त्रियम के कठोर सीने से टकरा गई। तभी अचानक से त्रियम ने उसके दोनों सीने को अपने हाथों जोर से दबाकर छोड़ दिया। त्रियम अपना मास्क हटाकर फिर से बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा।